हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 सितंबर 2023 को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था बीपीएससी का 69th एग्ज़ामिनेशन। उसमें एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रेफरेबली क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 150 तक, सारे के कंप्लीट सॉल्यूशंस। सो हर एक चीज़ को आप यहाँ पे डिटेल में समझ सकते हो। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम इज रिटन एज, गेम को किस तरीके से लिखा गया है? गेम को लिखा गया है एज $साइन प्लस इनटू परसेंटेज। बीड इज रिटन एज एक दूसरा वर्ड है जिसे किस तरीके से लिखा गया है? हैशटैग परसेंटेज प्लस और ये वाला इंटू क्रॉस। आपसे पूछा जा रहा है कि मेड के लिए क्या कोड बनना चाहिए यूजिंग दिस कोडेड लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कौन से टॉपिक से पूछा गया है। तो ये पूछा गया है फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग विच इज़ पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड। तो आपको अगर ऐसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आप कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को समझ सकते हो। ऑलराइट, एम के लिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। ए के लिए देखो हर जगह पे प्लस है। डी के लिए कोड है क्रॉस और ई के लिए कोड बन रहा है परसेंटेज। तो ये मेरे लिए करेक्ट आंसर बन गया। आप देखो क्या पहले में फॉलो कर रहा है? नहीं। दूसरे में नहीं। तीसरे में एब्सोल्युटली फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज माई करेक्ट फिट हियर। क्यू ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईस्ट, एम टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन है। अब इसके लिए एक चीज़ बस मैं बता दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना। डायरेक्शन सेंस या डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक का नाम है। आपको ध्यान में रखना है डायरेक्शन पे जब मैं बात करूँ तो ऊपर जब आप जा रहे हो दैट इज नॉर्थ, ऑब्वियसली नीचे फिर साउथ हो गया। नॉर्थ से राइट हैंड साइड पे दिस इज ईस्ट और ईस्ट के ऑपोजिट में है वी हैव वेस्ट। दिस इज अ 4 डायरेक्शन कॉम्पस। ये ध्यान में रखना, बिल्कुल रेफरेंस में भी काम आएगा। एक और चीज़, जब मैं बात करता हूँ कि कोई इंसान नॉर्थ की तरफ है और एक राइट टर्न लेता है टुवर्ड्स द राइट, मतलब राइट टर्न हो रहा है, उस केस में मैं बात करता हूँ 90 डिग्री के मूवमेंट का। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री, ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में अगेन 90 डिग्री। यहाँ तक आई गेस आप फॉलो कर पा रहे हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार इसे ध्यान से समझ लो। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? क्यू ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो चलो मैं पहले एक इस तरीके से कॉम्पस बना लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास सारे रेफरेंसेस गिवन है। ऑलराइट, नॉर्थ को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, एस को मैं साउथ से, ईस्ट को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ और सिमिलरली वेस्ट को डब्ल्यू से। क्या बोला जा रहा है? क्यू ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो क्यू जो है वो इस तरफ जा रहा है। अब क्यू यहाँ पे भी हो सकता है लेकिन उसका जो मूवमेंट है वो ईस्ट की तरफ है, उसका सर जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो बेटर होगा कि मैं ईस्ट पे ही रख लूँ, आप एनालाइज कर पाओगे ईजिली। एम ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। एम जो है वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ओके, एम और क्यू के बीच में अगर मैं पूछूं कि एम अगर इस तरफ जा रहा है, क्यू इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ओके, आगे बढ़ो। ट्री ट्रैवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, एस एंड टी। तो एस और टी दोनों ही हमने अभी तक यूज़ नहीं करा है, तो अभी इस पे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आगे बढ़ना पड़ेगा। टी ट्रैवल्स टूवर्ड्स द राइट ऑफ क्यू। देखो राइट टर्न का मतलब है यहाँ से क्यू, यहाँ से राइट टर्न अगर आप लेते हो तो क्यू नीचे चला जाए, क्यू से नीचे जाएगा टी। इसका मतलब है टी इज ट्रैवलिंग इन साउथ और एस और टी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो नेचुरली एस को ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा विच इज़ टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आप देखो यहाँ पे एम और एस सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। एम एंड एस ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एस ट्रैवल्स टूवर्ड्स वेस्ट,
नहीं, एस इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ये भी गलत है। टी ट्रैवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नहीं, टी इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स साउथ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एम एंड एस ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन से डायरेक्शन में? टूवर्ड्स नॉर्थ, बोथ ऑफ देम, एम एंड एस। आप आई गेस इसे आराम से अब आप फॉलो कर पा रहे हो। आराम से पॉज करो इस वीडियो को, रिप्ले कर लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, दो कॉन्सेप्ट बताया है, एक डायरेक्शन का, दूसरा राइट टर्न लो या फिर आप लेफ्ट टर्न लेते हो। इट इज ऑलवेज इक्वल टू अ मूवमेंट ऑफ 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन Ramesh, who owns a plot of land of 100 square yards. चलो, जो डेटा गिवन है मैं उसे ज़रा सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख लेता हूँ। रमेश एक इंसान है, दूसरा है सुरेश, 5 स्टार वाले। दोनों के पास अगर आप ध्यान दो 100 स्क्वायर यार्ड्स का लैंड है, तो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ऑफ देम इज 100, हाँ या ना? ओके, अब ज़रा आप देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। रमेश increases his plot by acquiring 10% more from his neighbor. 10% नेबर से ये अपने में इंक्रीमेंट कर ले रहा है, तो 10% ऑफ कौन सा वैल्यू? 10% ऑफ 100, तो ये कितने के बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। तो अब रमेश के पास जो प्लॉट है उसकी पूरी वैल्यू कितनी हो रही है? 110 हो रही है, और 10 इससे चले जा रहे हैं, 10% का मतलब है 10, तो यहाँ से 10 माइनस कर दो, तो सुरेश के पास कितना बच रहा है फाइनली? 90। ओके, अब ज़रा दूसरे रेफरेंस पे आओ। 2 साल के बाद ही सेल्स बैक 10% ऑफ द टोटल प्लॉट ही हैज़ टू द नेबर, तो 10% इसका कितने हो गए? अब अगर आप इसका 10% करोगे, दैट इज़ नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली 10, इट इज़ इक्वल टू 11, और ये 11 अब यहाँ चले गए, तो यहाँ पे ये 11 प्लस होगा, और इस तरफ से रमेश के पास अब ये 10% नहीं रहे बिकॉज ही सेल्स देम, तो माइनस हो गया। माइनस होने पे ये बन गए 99 और ये बन गया 101। अब आप मुझे बताओ किसके पास ज़्यादा है? रमेश लैंड इज़ मोर देन सुरेश, दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्ट, रमेश के पास कम प्रॉपर्टी। अब सुरेश लैंड इज़ मोर देन रमेश, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, सुरेश के पास ज़्यादा आ गई। बोथ आर इक्वल, नो, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट फिट है। अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो ये परसेंटेज से पूछा गया था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज will help you solve these type of questions. Find the odd pair among the following options. ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, odd pair इनमें से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे इसका और इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। सेम गोज फॉर सारे एलिमेंट्स। ये कहीं ना कहीं एनालॉजी से बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें मुझे जनरल नॉलेज यूज़ करना होगा। जैसे आप समझो मेरी बात को, अगर मुझे ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिलिनरी, तो मैं इसे सॉल्व ही नहीं कर सकता, राइट? तो यहाँ पे जनरल नॉलेज का काम आता है। टॉपिक इज़ एनालॉजी। चलो, मिलिनरी इज़ अ प्लेस वेयर women's hats are made और a business is known as millinery। तो ये hat से रिलेटेड तो है, तो ये कहीं ना कहीं चलो एक रिलेशन समझ में आ रहा है इन दो एलिमेंट्स के बीच में। ओके, ब्रूअरी आपको पता है कि इट इज़ अ प्लेस वेयर अल्कोहल इज़ मेड और बियर इज़ मेड, तो ये भी इन दोनों से रिलेटेड तो है। स्टेशनरी, पेपर और राइटिंग मटेरियल, तो ये इनमें भी कनेक्शंस हैं। स्नॉबरी और शूज़ में कोई कनेक्शन नहीं है। स्नॉबरी एक बिहेवियरल टाइप है जिससे आप अगर एक स्नॉबरी पर्सन हो तो मतलब आप घमंडी हो, आप दूसरों को नीचा समझते हो, अपने को ऊपर समझते हो, तो इट्स अ बिहेवियर टाइप। तो इसका शूज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो ये हमारे लिए ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरे लिए करेक्ट फिट होगा, लेकिन मैं इसे तब मार्क कर सकता हूँ जब मेरी जनरल नॉलेज इन चीज़ों के लेके क्लियर हो। अगर ना हो तो मैं इसे लॉजिक से नहीं टैकल कर सकता हूँ। आई होप दिस हेल्प्स। वॉट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज?
सबसे पहले सीरीज़ में लिख लेता हूँ 132, 156, क्वेश्चन मार्क, 210, 240 एंड 272। अब ज़रा आप इनको में गैप देखो कितने का दिख रहा है आपको यहाँ पे 24 का गैप है। इन दो एलिमेंट्स के बीच का गैप नहीं पता बिकॉज क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं पता है, तो इनके बीच का भी गैप मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता। अगर मैं नेक्स्ट गैप की बात करूं तो 210 और 240 के बीच में 30 का गैप है। अच्छा, नेक्स्ट गैप की बात करूं मैं तो ये 32 का गैप है। आप बताओ क्या आपको ये गैप या डिफरेंस किसी सीरीज़ में दिख रहे हैं? 24 से अगर मैं यहाँ पे 26 रख दूँ और यहाँ पे 28 रख दूँ तो ये 2 के गैप पे इंक्रीमेंट होते चले जा रहा है। और अगर मैं 156 प्लस 26 करूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी 182, और इसमें अगर मैं फर्दर ऐड कर दूँ 28 तो मेरे लिए वैल्यू बन जाएगी 210। तो ये बिल्कुल करेक्टली फिट बैठ रहा है। तो 182 मेरे लिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होनी चाहिए। इसका ग्राफ अगर मैं देखूं तो अपवर्ड राइजिंग है, और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था नंबर सीरीज़ का। आप अगर ऐसे ही और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप नंबर सीरीज़ के मेरे वीडियोस देख सकते हो। आपको लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में ये मिल जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, और आपके पास ये क्वेश्चन मार्क है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, आपको पूरे सीक्वेंस को स्टडी करके। इस टॉपिक का नाम है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, IMC। आप ये मेरे लॉजिकल रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हो। इन्फोसिस में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज पजल सॉल्विंग। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? या तो रो वाइज पैटर्न को देखना है या फिर कॉलम वाइज इन पैटर्न्स को टेस्ट करना है। ओके, जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे वो ये कि अगर मैं रो वाइज चलूँ और मैं पहले वाले के और लास्ट वाले के डिफरेंस की बात करूँ तो 44 माइनस 37 इज़ बेसिकली 7, और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से तो मेरे पास मिडिल वैल्यू आ जाती है विच इज़ 49 इन दिस केस। ये एक लॉजिक है। अब अगर ये सही लॉजिक है तो ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म होने का मतलब है जो लॉजिक आपने यहाँ पे लगाया वो रो 2 में भी लगना चाहिए, रो 3 में भी लगना चाहिए। चलिए इसे ट्राई करते हैं फॉर रो 3। रो 3 में वी हैव 58 माइनस 53 विच इज़ 5, और इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 35 विच इज़ अगेन द मिडिल एलिमेंट। तो इसी सेम लॉजिक से अगर मैं जाऊँ तो 52 माइनस 41 इज़ 11, और 11 के साथ अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूं तो 77 मस्ट बी द मिडिल वैल्यू। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ऑप्शन बी 77 होनी चाहिए। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मिटी लॉजिक में समझ में आ रही है। टॉपिक का नाम है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इस टाइप के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो इस टॉपिक को ज़रा सा पढ़ लेना। ओके, रीड द स्टेटमेंट्स एंड फॉलो the conclusions carefully and say which of the conclusions logically follows from the statement। तो ये रहा स्टेटमेंट और ये रहे आपके दो कंक्लूजन। आपको बताना कौन से ट्रू हो रहे हैं स्टेटमेंट के बेसिस पे। अच्छा, इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम, कितने रन्स बनाए टीम ने? 200। ठीक है, इनमें से 160 रन्स बनाए हैं टीम के स्पिनर्स ने। अच्छा, हु आर स्पिनर्स? पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बॉलर्स को स्पिनर्स बोला जाता है। ये तो आई गेस सबको क्लियर है। अब आपकी टीम में कितने स्पिनर्स हैं ये गिवन है क्या? स्टेटमेंट में देखो, आप बस ये बोल रहे हैं कि 200 रन बने और स्पिनर्स के थ्रू 160 रन बना। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्पिनर्स हो टीम में, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इट कुड बी एनी नंबर। हाँ या ना? स्पिनर्स का नंबर यहाँ से गिवन तो नहीं है अभी मेरे को, बट बोला जा रहा है जितने भी स्पिनर्स थे उन्होंने मिलके 160 रन्स बनाए। अब देखो आप कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 80% ऑफ द टीम कंसिस्टेड ऑफ स्पिनर्स, मतलब टीम
100% कितनी है? 100% ऑफ द टीम मीन्स 11 मेंबर्स इन द टीम। अरे एक टीम में क्रिकेट मैच में 11 लोग रहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेइंग 11 टीम, तो 100% की वैल्यू 11। 80% की वैल्यू स्पिनर्स की होगी। ये कहाँ से गिवन है? कितने क्राइटेरिया क्या हैं? स्पिनर्स कितने हैं, मीडियम पेसर्स कितने हैं, फास्ट बॉलर्स कितने हैं, कोई डेटा गिवन नहीं है। तो आप इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये रहता है 80% ऑफ द टीम्स रन्स वेयर मेड बाय स्पिनर्स, तो शायद ये सही हो जाता। तो फिर मैं, क्योंकि रन्स को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन पूछा जा रहा है मेंबर्स के बेसिस पे, तो ये डुएबल नहीं है। तो आप इसे मार्क करोगे एज डेटा इनएडिक्वेट, DI। तो ये नहीं फॉलो किया, सिंपल सी बात है। द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर्स, अरे कितने स्पिनर्स है वही नहीं पता, और किस बैटिंग लाइनअप पे वो उतर रहे हैं वो भी नहीं गिवन है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। नन ऑफ द स्टेटमेंट सीम टू फॉलो, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट फिट। ये कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप दिस हेल्प्स। अ कोडेड लैंग्वेज, देखो फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अपने लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके 10 क्वेश्चन में से। ग्रेट को लिखा गया है एज 7, 18, 22, 26 और 20। ज़रा इसे एक बार अच्छे से देख लेना। चलो, मॉन्क को क्या लिखा गया है? मॉन्क को लिखा गया है एज 13, 12, 14, 11। आपसे पूछा जा रहा है विगरस के लिए क्या कोड बन सकता है। अच्छा, आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए A से लेके Z तक के सारे नंबर कोड्स पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ A के लिए कोड है 1, B के लिए कोड है 2, Z के लिए कोड है 26। आप देखो 7 के लिए कोड क्या बनता है? G, या G के लिए कोड क्या है? 7। R के लिए कोड होता है 18 न्यूमेरिकल वैल्यू पे। T के लिए कोड होता है 20, लेकिन A के लिए कोड होता है 1 और यहाँ पे गिवन है 26। E के लिए कोड होता है 5, लेकिन यहाँ पे गिवन है 22। तो यहाँ पे इन दो एलिमेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस है बाद में बात करेंगे, बट ये समझो कौन से एलिमेंट सेम हो जा रहे हैं। G की वैल्यू 7 तो 7, R की वैल्यू 18 तो 18, T की वैल्यू 20 तो ये भी 20। ओके, M की वैल्यू 13 है तो ये भी यहाँ पे सेम है। N की वैल्यू 14, ये भी सेम है। K की वैल्यू 11, ये भी गिवन है। O की वैल्यू 15 होती है, यहाँ पे 12 गिवन है। तो आप ज़रा अब उल्टा लिखो इसे, दैट इज़ ऑपोजिट एलिमेंट्स। तो रूल ऑफ 27 फॉलो होता है फॉर ऑपोजिट एलिमेंट्स। ऑपोजिट एलिमेंट्स का मतलब क्या है ज़रा समझना। अगर मैं ऑपोजिट लिखने लग जाऊँ A, B और ऐसे करके मैं Z लिखूँ यहाँ पे, तो आप बताओ A के लिए कोड क्या बन जाएगा? 26, B के लिए कोड बन जाएगा 25 और Z के लिए कोड बन जाएगा 1। तो अब देखो A के लिए कोड कितना बन गया? 26, A के लिए कोड बन गया 26। 27 वाले रूल को कैसे फॉलो करना है? तो A और A का जो भी उल्टा होगा, इन दोनों का समेशन 27 का होगा। देख लो, 1 + 26 इज इक्वल टू 27। ई के लिए कोड होता है 5, 5 प्लस क्या करोगे कि 27 बन जाए? तो 22। तो देख लो ये 22 बन रहा है। फॉलो किया क्या? और ये ऑपोजिट्स किस में हो रहे हैं? वॉवेल्स में हो रहे हैं। वॉवेल्स में मुझे ऑपोजिट देखना है। देख लो, वॉवेल्स में मुझे ऑपोजिट देखना है। इसकी वैल्यू होती है 15, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5। 27 में से 15 हटाओ, 12 हो गए। चलो, इनमें से आप मुझे बताओ V के लिए कोड क्या बन जाएगा? V के लिए तो सिंपल है, कॉन्सोनेंट है, तो V के लिए बन गया 22। तो 21 वाले ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखो 22 यहाँ पे, 22 यहाँ पे, चेंजेस लास्ट में दिख रहे हैं मुझे, तो लास्ट वाले को बस सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो ये सेम है, 18, 7, ये सारी चीज़ें। तो लास्ट वाले को पहले सॉल्व कर लो। एस के लिए कोड क्या बनता है? QRST, टी के लिए कोड होता है 20, तो एस के लिए कोड होगा 19। तो ये 20 ये गलत हो गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट फिट। आप बाकी के एलिमेंट्स को भी सॉल्व कर सकते हो। आई के लिए कोड होता है 9, क्योंकि ये वॉवेल है तो 27 में से 9 हटाओगे, ये बन जाएगा 18। देख लो यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18।
आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। जितने भी वॉवेल्स हैं उनके लिए ऑपोजिट एलिमेंट आएगा, बाकी सब के लिए सेम वैल्यू आ जाएगी, फेस वैल्यू। कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन हाँ एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। आई होप दिस हेल्प्स। द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, तो ज़रा मैं जल्दी से इन ग्रुप्स को लिख लेता हूँ, क्यू, डब्ल्यू, जेड और बी। ओके, आप मुझे बताओ इनके लिए कोड्स क्या क्या बनेंगे। क्यू की वैल्यू क्या होती है, MNOP, और क्यू 17, डब्ल्यू 23, जेड 26 और बी बन जाएगा 2। गैप बताना ज़रा, +6, +3 और +2, मतलब जेड से आप कितनी दूर जाओगे कि बी पे पहुंचोगे, तो 2 यूनिट्स का गैप होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट BHKM कोड्स बोलो, 2, 8, IJK, तो 11 और ये बन गया 13। गैप बताओ जल्दी से, यहाँ पे भी +6 का गैप, यहाँ पे +3 का गैप और ये +2 का गैप। मुझे समझ में आ रहा है ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो इसे मैं कट कर देता हूँ और बी वाला ये मैं कट कर देता हूँ। नेक्स्ट WCGJ, W के लिए कोड है 23, C के लिए कोड है 3, G के लिए कोड है 7 और J के लिए कोड है 10। गैप्स बताओ, देखो यहाँ पे जो गैप है ये 3 का है, यहाँ पे जो गैप है ये 4 का है, और ये वाली जो गैप है ये है 6 की गैप। लेकिन ये चेंजेस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा, तो ये मेरे लिए आंसर होना चाहिए, लेकिन आप इसे पूरी तरीके से चेक कर लो। एक आखिरी तो बचा है, MSVX, M के लिए कोड है 13, S के लिए कोड है QRST 19, P के लिए कोड है 22 और ये 24। गैप्स बताओ जल्दी से, +6, +3, +2, तो 6, 3 और 2 के गैप्स पे एलिमेंट्स ये इन तीनों में फॉलो कर रहे हैं, और ये वाला ऑड रह जा रहा है। देयरफॉर दिस इज़ द ऑड वन आउट, क्योंकि इसका गैप डिफरेंस दे रहा है, 4 और 3 का गैप आ रहा है, तो दिस इज़ द ऑड वन आउट। आई होप दिस हेल्प्स। लेकिन ना देखो, अगर मैं इस पूरे पेपर को इवैल्यूएट करूं तो 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में आपको लेटर्स और उनके एग्जैक्ट नंबर वैल्यूज़, मतलब फेस वैल्यूज़ पता होने चाहिए, तभी आपके 3 क्वेश्चन बहुत आराम से बनेंगे। 10 में से 3, 30%, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। All right, moving on to the last question, 150th number. I hope this helps. An interesting question from Direction Sense. 4 branches of a company are located at MNOP. और क्या गिवन है, M is in the north of N at a distance of 4 किलोमीटर। अगर मैं मान लो यहाँ पे N बनाता हूँ, तो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है M, और ये रहा 4 किलोमीटर्स। नाउ P is in the south of O at a distance of 2, तो P और O न्यू एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आगे देखता हूँ, N is in the south east of O by 1 किलोमीटर। N जो है, जो ऑलरेडी आपने प्लॉट किया है, इट इज़ साउथ ईस्ट ऑफ O। अगर मैं छोटा सा एक आपको रेफरेंस दे दूँ, तो दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दिस इज़ साउथ ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब यहाँ पे। सो ये जो गैप है ये 1 यूनिट का गैप है, और यहाँ पे है O। ना O मिल गया। P is in the south of O at a distance of 2. So here we have P, and this distance as a whole is 2 kilometers. Now, what is the distance between M and P in kilometer? M and P का मतलब है, अगर मैं इसे elongate करूँ, इसे यहाँ पे elongate करूँ, तो ये 90 डिग्री बनेगा, और मुझे ये M और P की डिस्टेंस चाहिए। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो ना। क्या गिवन है,
अगर मैं ज़रा इस पार्ट को कंसिडर करूं, इस ट्रायंगल को, इसे मैं बाहर रख रहा हूँ, इस ट्रायंगल को यहाँ पे, ये रहा N, ये रहा O और ये है 1 किलोमीटर। मतलब अगर मैं बात करूँ ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। let's say this is a and this is b, 1 किलोमीटर इज h स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आप रख सकते हो? सो कैन यू प्लेस 1 बाई रूट अंडर 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट अंडर 2 होल स्क्वायर। So now we have the a and b value as 1 by root 2. Okay, so this can be written as 1 by root 2. ये भी बन गया 1 by root 2. तो ये पार्ट मेरे लिए कितने में, अगर ये पूरा 2 है, so this part will be equal to 2 minus 1 by root 2. I hope आप इसे अभी तक फॉलो कर पा रहे हो. Now let's come to our question. What is this length? That is, ये अगर मान लो m, n और एक ये पॉइंट है और ये रहा p, मुझे इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. सो एम पी स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस रूट 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट भी 1 बाई रूट 2 बन जाएगा. ना अब मुझे बस इसे सिंप्लीफाई करना और मेरा आंसर आ जाएगा. चलो इसे आराम से सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स नॉट हरी. सो एम पी विल बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 4 प्लस 2 6 माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर plus 1 by root 2 का whole square is 1 by 2. Now if I further break this down, this would be a square 36 plus b square 1 by 2 minus 2 into 6 12 upon root 2 plus 1 by 2. ये पूरी वैल्यू बन रही है एम पी के लिए जो मुझे फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, ज़रा इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं. एम पी इज इक्वल टू वैल्यू 2. Now we have 36, 1 by 2 is 137. So this is 37 minus 12 by root 2. Or we can call it, अगर मैं root 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे में डिनोमिनेटर पे 2 आ जाएगा. ऊपर में we can write it as 74 minus 12 root 2 upon 2 root under. Now root 2 is 1.41. Upon multiplication we get this value as 74 minus 12 into 1.41 is 16.92 upon 2. So this is 57.08 by 2, which is 28.54 root under, and that is equivalent to 5.34 kilometers, which is there in option A. So these were your 10 questions इस बार जो पूछे गए हैं. 30 सितंबर को एग्जामिनेशन था. 69 BPSC, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ द 150 क्वेश्चंस. ये 10 क्वेश्चन आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी या एप्टीट्यूड से थे. आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप इन्हें कमेंट्स में पूछ सकते हो. Till then, take care and happy learning everyone.